चलिए अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। स्टार्ट करते हैं। और अगर इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे बोला जाए स्टूडेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो चैप्टर है इसका नीट में बहुत ज्यादा वेटेज है। आज तक ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें से इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन। तो उनमें से एक टॉपिक तो यूरिन फॉर्मेशन था जो हमने तैयार कर लिया और अब अगला टॉपिक जो क्वेश्चन बनाता है वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्ट करूं स्टूडेंट, हार्मोन्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे क्या वो हम तैयार कर लेते हैं। चलिए शुरू करता हूं। तो देखिएगा इधर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, ये एक टॉपिक और इसके अंदर ध्यान से पहला हार्मोन जो किडनी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा वो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका नाम होता है स्टूडेंट, फुल फॉर्म, एंड आल्सो नोन एज द वैसोप्रेसिन। नाम सुना हुआ आपका, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन नाम है इसका। स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस के नीचे जो ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर पढ़ा हुआ आपका भी, ये ग्लैंड का नाम पिट्यूटरी ग्लैंड, जी हाँ। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है स्टूडेंट, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होता है। तो अगर हम इसको ऐसे रफली देखें स्टूडेंट तो कोशिश करेगा आप, ये हाइपोथैलेमस है फॉर एग्जांपल, और इससे ऐसे करके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये लगी हुई स्टूडेंट, ये रे पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, दिस वन एंड दिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके सामने आ गया। और दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या। और हाइपोथैलेमस, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस स्टूडेंट। ये सब स्ट्रक्चर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर इसको पूरा पढ़ेंगे भी, ये आपका पढ़ा हुआ भी है वैसे भी। तो एक बार जरा देख लें, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है स्टूडेंट, और उस हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड अटैच्ड होती है एंड दिस इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। साइंटिफिक टर्म होती है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। लेकिन अब ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस हार्मोन को सिंथेसाइज करता है स्टूडेंट, ये रहा, यहाँ पर हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन यहाँ तक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक लाए जाते हैं और वो हार्मोन न्यूरॉन्स के द्वारा लाए जाते हैं स्टूडेंट, न्यूरॉन्स के द्वारा, या ये एक्सॉन इसके द्वारा ये यहाँ लाए जाएंगे, यानी हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स के द्वारा स्टूडेंट, दिस वन ये एक्सॉन जिन्हें कहते हैं वो एक्सॉन आते हैं, वो ये लेकर आते हैं हार्मोन्स को और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं और यहीं से रिलीज होते हैं। और ये दो हार्मोन है ऐसे स्टूडेंट, एक का नाम एडीएच और एक हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन होता है। वर्ड यूज कर रहा हूँ ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन स्टूडेंट ऑक्सीटोसिन जो होता है ये चाइल्ड बर्थ हार्मोन होता है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हमारे पास एक पॉइंट आया आज और वो है हार्मोन नंबर 1 एडीएच। तो एडीएच के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट हम समझ गए, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस स्टूडेंट एंड रिलीज्ड एंड स्टोर्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट। ये ब्लड में रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एडीएच हार्मोन काम क्या करता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए, तो ध्यान से सुनना। एडीएच हार्मोन क्या कर रहा है, आपका सपोर्ट एक बार स्टूडेंट दोबारा। तो एडीएच हार्मोन जो होता है स्टूडेंट ये काम करता है नेफ्रॉन में जाकर, और वो भी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर हमने पढ़ा था। डीसीटी का जो लास्ट पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, वहां जाके ये काम करता है और उन दोनों में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करता है स्टूडेंट। एक्चुअली एडीएच हार्मोन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट स्टूडेंट हमने जो पढ़ा था, आपने देखा था दिस वन, ये डीसीटी था, ये कलेक्टिंग डक्ट पोर्शन था। और यहाँ पर स्टूडेंट एडीएच के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, एडीएच यहाँ जाकर काम करता है इन दोनों जगह पर। ये एडीएच गया स्टूडेंट, और जब एडीएच हार्मोन यहाँ पहुँचता है स्टूडेंट तो ये इन दोनों की वाटर के लिए परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, और वाटर की परमिबिलिटी इंक्रीज करके यहाँ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करता है। ये एडीएच का फंक्शन है। तो एडीएच सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा, वर्किंग प्लेस डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट यानी डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। एंड वर्क क्या है, इंड्यूस वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टूडेंट, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ये पॉइंट हमारे पास आया, डन। आपको मैं एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, हमारे बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड की ऑस्मोलिटी मैंने आपको बताया था वो कितनी है, 300 है हमारी। अगर हमारी सेट पॉइंट ऑफ ऑस्मोलिटी चेंज होती है स्टूडेंट तो एडीएच के सीक्रेशन पे इफेक्ट आ रहा है।
अगर हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी स्टूडेंट बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी अगर बढ़ती है स्टूडेंट, तो जब आपके हाइपोथैलेमस पे स्टूडेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स, ये एक वर्ड आया स्टूडेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर? द रिसेप्टर व्हिच रिकॉग्नाइज द ऑस्मोलिटी, जो डिटेक्ट द ऑस्मोलिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी होती है, जो 300 हमारी है ब्लड प्लाज्मा की स्टूडेंट, उस ऑस्मोलिटी को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर ऑस्मो रिसेप्टर कहलाएंगे. एंड दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन स्टूडेंट. और जब आपका ब्लड हाइपोथैलेमस यानी पोर्शन से पास हुआ, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर उसमें ऑस्मोलिटी को डिटेक्ट करते हैं. और अगर ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट, यानी कि आपके ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ी, पानी का वॉल्यूम कम हो गया, इन दिस कंडीशन हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एडीएच स्टूडेंट. और अब ब्लड में एडीएच डाल दिया जाता है. तो आपके बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी स्टिमुलेट इंक्रीज होने पर हाइपोथैलेमस एडीएच के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करवा देता है स्टूडेंट. और तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड में एडीएच आता है. तो एडीएच कब आता है वो बताया, आकर कहाँ जाता है वो बताया, डीसीटीओ कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा इससे रिलेटेड. तो स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट एडीएच से रिलेटेड अगर बनाना चाहें तो ये लीजिए फर्स्ट पॉइंट, और लिखते भी बताते चलेंगे. पहली बात, सिंथेसाइज्ड बाय स्टूडेंट, सिंथेसाइज्ड बाय, तो जवाब गया हाइपोथैलेमस स्टूडेंट. हाइपोथैलेमस हम एडीएच के पॉइंट्स हैं जो बताता जा रहा हूं, और ये सारे पॉइंट आपको लिखने भी हैं, याद भी करना है. दूसरा आएगा स्टूडेंट सीक्रेटेड या रिलीज्ड बाय, रिलीज्ड बाय. अब जवाब गया स्टूडेंट पोस्टीरियर स्टूडेंट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये लीजिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलीज्ड बाय जवाब आ जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट ये काम कहाँ करेंगे, तो एक्ट ऑन पूछा जाए, एक्ट ऑन, एक्ट ऑन, तो ये जवाब जाएगा स्टूडेंट डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल. ये यानी वो जाएगा स्टूडेंट डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज इक्वल टू डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट. वहां पर ये काम करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर ही काम करता है स्टूडेंट. और एडीएच काम क्या करेगा वो मैं बताऊंगा आपको. स्टार्ट, ध्यान से सुनिएगा. एडीएच इंड्यूस वाटर reabsorption, ADH induce water reabsorption in a, स्टूडेंट ध्यान से, induce water reabsorption in a distal part of DCT and collecting duct स्टूडेंट. by increasing their water permeability, full stop. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एडीएच काम क्या करता है वो बताया. एडीएच इंड्यूस वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट स्टूडेंट. और ये कैसे करेगा वो, इन दोनों जगह पर वो वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है एडीएच. और एडीएच आएगा क्यों, क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस पे स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ सकती है हमारे पास. अगर हम इस लाइन को भी देखना चाहें तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे, फिफ्थ नंबर, ऑस्मो रिसेप्टर स्टूडेंट, ऑस्मो रिसेप्टर लोकेटेड, या पूछा जाए लोकेटेड, यस स्टूडेंट, लोकेटेड इन अ हाइपोथैलेमस. ये भी आपके लिए एनसीईआरटी की लाइन तो है जो है नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. तो ऑस्मो रिसेप्टर लोकेटेड इन, जवाब क्या हाइपोथैलेमस. और जब आपकी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी स्टूडेंट इंक्रीज होगी, ये कब आएगा इसका सीक्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं व्हेन ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड increases, then ADH secretion stimulate, ये लीजिए स्टूडेंट. और ADH का सीक्रेशन स्टिमुलेट हो जाएगा
जब बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी इंक्रीज होगी, एक कंडीशन तो ये होती है एडीएच आने की, और एक कंडीशन ये होता है स्टूडेंट कि अगर ब्लड वॉल्यूम में से वाटर का लॉस जबरदस्त हो जाए तो भी एडीएच का सीक्रेशन बहुत स्टिमुलेट होता है। और ब्लड वॉल्यूम से वाटर का लॉस कब होगा? जब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ब्लड का वॉल्यूम कब होगा? जैसे डिहाइड्रेशन होने लगे स्टूडेंट, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इन सब कंडीशनों के अंदर, या हिमोरेगिक कंडीशन, जबरदस्त ब्लड लॉस हो रहा है एक्सीडेंट में, तब इन कंडीशनों में आपका ब्लड का वॉल्यूम जो है कम होने लगता है, तभी एडीएच का सीक्रेशन ज्यादा आता है। तो दो कंडीशन में एडीएच आ रहा है, एक तो ब्लडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी जो होती है वो चेंज हो जाए, इंक्रीज हो, तब एडीएच का सीक्रेशन स्टिमुलेट होगा। अब एडीएच क्या काम करता है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एडीएच क्या करता है स्टूडेंट? ये नेफ्रॉन, श्योर, तो एडीएच नेफ्रॉन में बह रहे यूरिन में से वाटर को लेकर ब्लड में मिला देता है, तब जब बॉडी में पानी की कमी होती है। अगर बॉडी में पानी ज्यादा है तो एडीएच नहीं आता है। क्या आप मेरा ये रूल, मेरा ये स्टेटमेंट याद कर सकते हैं? उसके बाद आपको नीट के किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ये प्रॉमिस है मेरा। जरा स्टार्ट, एक बार और बात बोल रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। एडीएच नेफ्रॉन में बह रहे यूरिन में से वाटर को उठाकर ब्लड में मिला देता है। कब? जब बॉडी में पानी की कमी होती है। अगर बॉडी में पानी ज्यादा तो एडीएच नहीं आता। कर रहे हैं सपोर्ट आप? इंड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन को हमने इस लैंग्वेज में यूज करके याद करवाया। अब एडीएच के फंक्शन जरा मैं आपसे बोल रहा हूं, यस बताइएगा। एडीएच इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, नो। एडीएच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यस, क्योंकि ब्लड में पानी मिलाता है, यूरिन का पानी तो हटा देता है। एडीएच इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, नो। एडीएच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यस। एडीएच इंक्रीज, नो। आपको बोलना है साथ साथ। एडीएच इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलिटी, नो, क्योंकि ब्लड में पानी मिला रहा है तो ऑस्मोलिटी तो कम करेगा, यस। एडीएच मेक्स डाइल्यूट यूरिन, नो। क्या बात कर दी आपने? डाइल्यूट यूरिन कैसे बनाएगा? जब यूरिन में पानी को निकाल के ब्लड में डालेगा तो यूरिन को तो कंसंट्रेट कर रहा है। एडीएच मेक्स डाइल्यूट यूरिन, नो। एडीएच मेक्स हाइपोटोनिक यूरिन, नो। ADH increase urine volume, no. ADH increase blood volume, yes. ADH increase blood osmolality, no. Sure? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? तो ADH का जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सिर्फ आप ये रूल याद कर लें और उससे हो जाएंगे। आपने कहा सर रूल क्या? एक बार और बोल देते हैं इसमें क्या। ADH नेफ्रॉन में बह रहे यूरिन में से वाटर को ब्लड में डाल देता है, तब जब बॉडी में पानी की कमी होती है। अगर बॉडी में पानी ज्यादा है तो एडीएच नहीं जाता है। कंफर्म? एक और बात बताता हूं आपको स्टूडेंट, एडीएच ऑल्सो हैज कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल्स होती है उन पर कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट रखता है, वेसल्स को प्रेस करता है, इसलिए एडीएच इज नॉन एज द वेसोप्रेसिन। तो इज इट ट्रू ADH increase BP? Yes, because constrictive effect, vessels press होती है तो हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ता है स्टूडेंट। तो ADH के फंक्शंस और ADH से रिलेटेड बातें हमने इतनी सारी पढ़ी, जरा एक बार रिवाइज करें आप मेरे साथ। और ADH increase BP, yes. ADH increase blood volume, yes. ADH increase urine volume, no. ADH increase micturition rate, no. ADH makes dilute urine, no. ADH increase blood osmolality, no. Sure, ये तैयार। तो ADH जो है स्टूडेंट उसके फंक्शन उससे रिलेटेड बात, तो हम एक चीज और कह सकते हैं कि ADH has constrictory effect on blood vessels, student। ADH has constrictive effect on blood vessels, yeah.
इसलिए एडीएच बीपी इंक्रीज कर रहा है। यानी आज अगर बात की जाए तो एडीएच एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, और किस किस पर एडीएच के क्या क्या इफेक्ट है अगर मैं आपको यहाँ करवा के दूं स्टूडेंट तो मुझे सपोर्ट करना। एक बीपी पर एडीएच का क्या इफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर, एक ब्लड वॉल्यूम को एडीएच क्या करेगा स्टूडेंट, यस एक यूरिन वॉल्यूम एडीएच अगर पूछा जाए स्टूडेंट, यूरिन वॉल्यूम। एक काम करते हैं, ये स्टार्ट फुल फॉर्म लिख देते हैं इसकी भी, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम। एक मिक्सचरेशन रेट पे क्या करेगा एडीएच, ये लीजिए, नहीं आई बात समझ, श्योर। एक ब्लड ऑस्मोलरिटी, और अब आप मुझे इसके आंसर बताते जाएं फटाफट। आपको लिखना है इनके आगे क्या क्या इन प्रोसेस पर एडीएच का इफेक्ट है ये। सो दिस वन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज, मिक्सचरेशन रेट डिक्रीज, ब्लड ऑस्मोलरिटी डिक्रीज। कंफर्म, डन, श्योर, स्टार्ट स्टूडेंट। तो एडीएच का इन सब पर क्या क्या इफेक्ट था मैंने वो आपको बताया, एक्सप्लेन करा। अब स्टूडेंट मैं आगे की बात आपसे करूंगा, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। एडीएच और क्या करता है, कैसे करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एडीएच का अगर मैं आपसे बोलूं कि गर्मियों में, समर में एडीएच का सीक्रेशन ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा, यस, ड्यूरिंग समर secretion of ADH increase. Why? Because in summer water loss through sweat, so body में water की कमी, so ADH secretion more. गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीने की वजह से वाटर लॉस होता है, और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट बॉडी में पानी की कमी होगी, और जब भी बॉडी में पानी की कमी होगी एडीएच जाएगा। इसका मतलब इन विंटर एडीएच सिक्रेशन लो, डिक्रीज, श्योर। तो ड्यूरिंग समर एडीएच सिक्रेशन इंक्रीज, इन विंटर एडीएच सिक्रेशन डिक्रीज। एक स्टेटमेंट और देता हूं आपको, ऑल इंडिया पीएमटी का है, सपोर्ट करना। इन विंटर मिक्सचरेशन रेट मोर देन समर, यस, ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल। सर्दियों में मिक्सचरेशन रेट गर्मियों के कंपेयर में ज्यादा होती है। बोले क्यों, ये लीजिए सब जवाब। अगर गर्मियों में मैं एक बात बोलता हूं कि मैं 10 बार जो है मिक्सचरेशन यूरिन एलिमिनेट करता हूं, तो सर्दियों में मुझे 12 या 13 बार करना पड़ेगा। बोला क्यों, क्योंकि सर्दियों में स्टूडेंट एडीएच का सीक्रेशन कम आता है, क्योंकि यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। सर्दियों में यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा, बोला क्यों, क्योंकि सर्दियों में एडीएच का सीक्रेशन कम। बोला क्यों, क्योंकि सर्दियों में ब्लड में वाटर ज्यादा। बोला क्यों, क्योंकि सर्दियों में स्वेटिंग बंद, तो यूरिन वॉल्यूम ज्यादा। नहीं आई बात समझ में, बहुत जोरदार पॉइंट, ये सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, कंफर्म। तो ये स्टेटमेंट और लेते हैं हम स्टूडेंट। हमने अभी तक जितने स्टेटमेंट लिए उनमें जरा देखिएगा था। नेक्स्ट 8 नंबर का एक स्टेटमेंट और लेता हूं आपको, स्टार्ट। ड्यूरिंग समर एडीएच सिक्रेशन, बता दें आप क्या लिखना है, इंक्रीजेस, यस, इंक्रीजेस, श्योर। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेटमेंट, इन विंटर मिक्सचरेशन रेट इज मोर या हाई देन समर, डन। एडीएच के सारे स्टेटमेंट बता रहा हूं। एक और बात बताता हूं स्टूडेंट्स आपको, ड्यू टू, इज इट ट्रू, ड्यू टू लो सीक्रेशन ऑफ एडीएच यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज, ड्यू टू लो सीक्रेशन ऑफ एडीएच यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज, यस। अगर एडीएच का सीक्रेशन बॉडी में कम आ रहा है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो यूरिन में वाटर लॉस ज्यादा, तो यूरिन वॉल्यूम इंक्रीजेस, and this condition is called the polyuria student.
and this disease is called the diabetes insipidus. Most important line, diabetes insipidus एक डिजीज है और इस पेशेंट के अंदर यूरिन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है हमेशा, और इसका रीजन है इसमें एडीएच बहुत कम आता है. तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारे सामने और आ गई है, दिस वन, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन. हाइपोसिक्रेशन स्टूडेंट, यस इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हाइपोसिक्रेशन, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन. और अब स्टार्ट ऑफ एडीएच, ऑफ एडीएच डिजीज इज इक्वल टू स्टूडेंट, डिजीज इज अ डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो जाएगी स्टूडेंट ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज. और इस डिजीज के अंदर स्टूडेंट या स्टार्ट यूरिन वॉल्यूम इंक्रीजेस. दिस कंडीशन इज अ पॉलीयूरिया. ये लीजिए साहब एक और पॉइंट आपके सामने. तो एडीएच का सीक्रेशन लो होने पर डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होगी, एंड दिस डिजीज इज दिस डायबिटीज इंसिपिडस यूरिन वॉल्यूम मोर, एंड दिस कंडीशन इज द पॉलीयूरिया. गॉट इट. एक और लास्ट आपको इंपॉर्टेंट, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस आप देखिए एडीएच पर, और हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मेरा एक वो रूल याद रखना है जिससे टेक्निक की तरह काम कर लेना है. और वो रूल यह है कि एडीएच नेफ्रॉन में बह रहे यूरिन में से वाटर को उठा के ब्लड में मिला देता है तब जब बॉडी में पानी की कमी होती है. अगर बॉडी में पानी ज्यादा तो एडीएच नहीं आता. अब इसी पे मैं एक लास्ट स्टेटमेंट एडीएच का और आपको पढ़ाता हूं स्टूडेंट, और वो क्या स्टेटमेंट है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो बॉडी में एंटर करने के बाद एडीएच के सीक्रेशन को सप्रेस कर देते हैं. इन्हें सामान्य लैंग्वेज में हम बोलेंगे एडीएच के जानी दुश्मन. और एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो वो सब्सटेंस हो गए एंटी हटाकर डायूरेटिक सब्सटेंस. यस स्टूडेंट, एग्जांपल पूछें तो वो ये रहे टी, कॉफी, अल्कोहल. चाय, कॉफी, अल्कोहल ये वो सब्सटेंस है जो अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो अंदर जाकर एडीएच का सीक्रेशन सप्रेस कर देते हैं. तो फिर आपका बैच सपोर्ट करे मेरे को इस बात को स्टूडेंट, वो ये सपोर्ट है कि एडीएच का सीक्रेशन जब वो कम कर देंगे तो क्या ये सही है कि ये सब्सटेंस यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे? यस, दे इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम. और इनकी प्रेजेंस में यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाना डायूरेसिस कंडीशन कहलाता है. यानी स्टूडेंट्स एडीएच, इज इट ट्रू एडीएच प्रिवेंट्स डायूरेसिस? यस, क्योंकि एडीएच डायूरेसिस रोकता है और ये सब्सटेंस एडीएच को जाके रोक देते हैं, तो ये यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं. सो स्टार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास आ रही है डायूरेटिक सब्सटेंस. स्टूडेंट देखिएगा सर, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाता हूं. डायूरेटिक सब्सटेंस, आपने बोला कौन, तो मैंने कहा ये एग्जांपल हो गए टी, कॉफी स्टूडेंट, अल्कोहल, ये डायूरेटिक सब्सटेंस होते हैं. डायूरेटिक सब्सटेंस स्टूडेंट सप्रेस एडीएच सीक्रेशन एंड increase urine volume student. Diuretic substance suppress ADH secretion and increase urine volume, and this condition is called important line student, diuresis. इस कंडीशन को डायूरेसिस कहा जाएगा. यानी इंपॉर्टेंट लाइन आई, एडीएच प्रिवेंट्स डायूरेसिस. यस, एडीएच डायूरेसिस रोकेगा स्टूडेंट. सो एडीएच प्रिवेंट्स डायूरेसिस. यस, ये तैयार हो गया स्टूडेंट. तो एडीएच नाम का एक हार्मोन पढ़ाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ पढ़ाया. मुझे लग रहा है पूरा याद है आपको. एक बार सपोर्ट करवाइए मेरा बहुत जोरदार. ADH synthesized by hypothalamus, released by posterior pituitary gland, transported by blood plasma, work on DCT and collecting duct, stimulate
water reabsorption in DCT and collecting duct by increasing its permeability of water. Next, ADH, BP, increase blood volume, increase urine volume, decrease micturition rate, decrease blood osmolality, decrease. Sure? ADH स्टूडेंट गर्मियों में ज्यादा आएगा सर्दियों के कंपेयर में. ADH का सीक्रेशन लो होने पर यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस. Diuretic substance like tea, coffee, alcohol, student, suppress ADH secretion and increase urine volume. Due to diuretic substance, urine volume increase. This condition is diuresis. So ADH prevent diuresis, student. So ADH makes dilute urine. No. ADH makes hypotonic urine. No. ADH यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और ब्लड में ऑस्मोलैरिटी कम करेगा. श्योर? या स्टूडेंट, ADH टॉपिक. तो फर्स्ट हार्मोन और डन. मुझे लग रहा तैयार. कंफर्म. आइए अब सेकंड नंबर के स्टूडेंट जो हार्मोन इफेक्ट डालेगा वो ये रहा स्टूडेंट. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट. रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ये लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉन्सेप्चुअल है पूरा, बढ़िया समझना है हमें, याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट. तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है. देखिएगा इसको, इसमें कैसे कैसे क्या तैयार करना है. एंड दिस इज कॉल्ड द रास मैकेनिज्म स्टूडेंट. ये लीजिए, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये हमारे पास आ गया. अब इसमें देखिए क्या होता है स्टूडेंट. शुरू से लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से बिल्कुल बढ़िया तैयार. हमारा GFR स्टूडेंट, GFR जो होता है 125 ml पर मिनट होता है स्टूडेंट. और ये हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इन दोनों से डिसाइड होता है. आपको पता है हमारा GFR 125 ml पर मिनट होता है स्टूडेंट. और ये GFR जो हमारा है ये ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ये जो है इनसे डिसाइड होगा. और जब आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो GFR भी फ्लक्चुएट होता है. और जब आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम होता है स्टूडेंट तो आपका GFR भी कम होता है. बट किडनी स्टूडेंट ऑटो रेगुलेशन रखती है GFR का और उसको मैनेज कर देती है. आखिर कैसे वो देखें. एक बात मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आपका GFR कम होगा स्टूडेंट. और GFR के कम होते किडनी उसको मैनेज करने के लिए एक मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी. स्टार्ट, ध्यान से सुनिएगा. तो जो मैं लाइन बोल रहा हूं स्टूडेंट वो क्या है. व्हेन ब्लड प्रेशर and blood volume decreases, then GFR decreases. और अब GFR को मेंटेन करना है स्टूडेंट, ये किडनी को रेगुलेट करना है इसको. इसके लिए किडनी अब कैसे मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी वो देखिएगा. When GFR decreases student, a fall in GFR can activate GG cells of kidney to release renin. अब ये GG cells का है, बता रखा है. Do you know justa medullary nephron? और उसमें GG है, justa glomerular apparatus. And this complex consists of 3 types of cells: macula densa, GG cells and Lassus cells. Got it? तैयार करवा रखा है भाई पूरा. और उस GG cells वो स्टिमुलेट होगी तो वो GG सेल्स ब्लड में रेनिन डालेगी स्टूडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ब्लड में रेनिन कब आएगा? जब GG सेल्स डालेगी. GG सेल्स कब डालेगी? जब वो स्टिमुलेट होगी. उसका स्टिमुलेशन क्या है? GFR में कमी होना. और GFR कब कम होगी? जब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम होगा. यस, यानी मोस्ट एक और बढ़िया लाइन एनसीईआरटी की, अ फॉल इन अ GFR, fall in GFR can
एक्टिवेट JG cells of kidney to release renin student. यह ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रेनिन स्टूडेंट. और अब आगे का सारा मैकेनिज्म रेनिन संभालेगा. समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? बिल्कुल बढ़िया, याद कर दो. ADH डन हो गया और अब अगला मैकेनिज्म है सब किडनी के फंक्शन पे हार्मोन का, और वो ये रहा स्टूडेंट. एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसको. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये सिस्टम ये लीजिए. अच्छी तरह याद करा के देता हूं आपको पूरा. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और इस मैकेनिज्म का कैसे, अब आइए स्टूडेंट कैसे हुई ये मैकेनिज्म जरा देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि स्टूडेंट हमारे में जो लीवर है वो लीवर सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन. ये लीजिए, लीवर प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड द एंजियोटेंसिनोजन, और वो आपके ब्लड में डाल दिया जाता है. ये इनएक्टिव फॉर्म में आपके ब्लड में प्रेजेंट है स्टूडेंट. हमारे ब्लड में एक प्रोटीन जो है वो बह रहा है, और वो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन बह रहा है उसका नाम एंजियोटेंसिनोजन है. एंड दिस प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड, इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर. और इस एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है रेनिन स्टूडेंट. और रेनिन को डालती है किडनी, यानी इसको एक्टिवेट करना स्टूडेंट, और एक्टिवेट करेगा इसको. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेनिन स्टूडेंट दिस वन, और रेनिन को रिलीज करने का काम करती है किडनी स्टूडेंट. ये है किडनी, ये लीजिए. और किडनी रेनिन को कब रिलीज करती है? 24 घंटे. नो, कब? व्हेन GFR फॉल. और GFR कब फॉल होगी? जब ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम फॉल. यानी अब वापस ले, व्हेन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम फॉल देन GFR फॉल. A fall in GFR can activate JG cells to release renin, और अब ब्लड में आ गया रेनिन, और रेनिन एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजन into its active form student, and this active form is a angiotensin first student. ये आ गया सब angiotensin first, ये इसकी एक्टिवेट फॉर्म. डन. बट स्टूडेंट ये इतना पावरफुल काम नहीं करता है. सो एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सेकंड फॉर्म एंजियोटेंसिन सेकंड. स्टूडेंट देखिएगा था जो मैं बोल रहा हूं, ये इसकी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से. बिल्कुल बढ़िया, ध्यान से देखना. एंजियोटेंसिन फर्स्ट इसमें कन्वर्ट हो गई, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को उसकी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, और सेकंड फॉर्म का नाम होगा एंजियोटेंसिन सेकंड. टेंसिन सेकंड, ये आ गया सर. एंजियोटेंसिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से ये लीजिए. और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होगी स्टूडेंट, कन्वर्टिंग एंजाइम. दिस वन, एक एंजाइम चाहिए होगा, एंड दिस एंजाइम स्टूडेंट कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज बाय लंग्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंग्स. तो इस मैकेनिज्म में 3 ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी. एक, वन इज द लीवर, वन इज द किडनी, वन इज द लंग्स. लंग्स वॉल रिलीज a converting enzyme, and this enzyme convert angiotensin first to angiotensin second student. अब ब्लड में angiotensin second आ गया, और वो बोला साहब क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा साहब ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम हो गए हैं. तो स्टार्ट स्टूडेंट, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करेगा जरा इधर देखिएगा. दिस इज एंजियोटेंसिन सेकंड, हमारे पास ये रिजल्ट है एंजियोटेंसिन सेकंड. साहब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है साहब, क्या स्टूडेंट? एंजियोटेंसिन सेकंड, it is a powerful vasoconstrictor. Most important है vasoconstrictor. और मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि vasoconstriction वेसल्स को प्रेस कर देने वाले हमेशा बीपी इंक्रीज करते हैं. इट इज पावरफुल vasoconstrictor स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन. और जब पावरफुल vasoconstrictor है, सो अब आप समझ गए ब्लड प्रेशर यानी बीपी की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर स्टूडेंट आई थिंक इंक्रीजेस. ये लीजिए, हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी. अब ब्लड वॉल्यूम
इंक्रीज करने के लिए क्या मेथड अपनाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट। एंजियोटेंसिन सेकंड पीसीटी पे जाएगा, अटैक ऑन पीसीटी एंड इंड्यूस अ मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट। Na+ का और वाटर का एब्जॉर्प्शन इंड्यूस करवाएगा पीसीटी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंजियोटेंसिन हमेशा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यानी इफेक्ट होता है डीसीटी पर, पीसीटी में कभी भी नहीं होता। लेकिन एंजियोटेंसिन एक मात्र है जो कि पीसीटी में जाके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन इंड्यूस करवाता है, पहले से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और अगर ऐसा हो गया कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। स्टार्ट स्टूडेंट, यानी भैया सेकंड फंक्शन क्या हुआ स्टूडेंट इसका, इट इंड्यूस वाटर and Na+ reabsorption in a PCT student, इंपॉर्टेंट लाइन PCT। और ये वाटर और Na+ का रीअब्जॉर्प्शन इंड्यूस कराएगा पीसीटी। उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड एक और काम करेगा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट। फर्स्ट फंक्शन तो उसने ही किया, और ये जाएगा हमारी बॉडी में प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड पर स्टूडेंट। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो हमने पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन में। एल्डोस्टेरोन डीसीटीओ कलेक्टिंग डक्ट पे जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट Na+ का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करवाता है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब ये एल्डोस्टेरोन को बुलवाएगा, यानी इसका एक और काम है एंजियोटेंसिन का। मैंने पूछा भाई क्या काम है, तो वो काम ये रहा, इट स्टिमुलेट कर दें स्टूडेंट, इट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आ गया स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। दिस एल्डोस्टेरोन induce Na+ water absorption in a DCT and collecting duct। ये लीजिए, यानी ये एंजियोटेंसिन ब्लड वॉल्यूम बनाने के लिए दो प्रोसीजर अपनाएगा। फर्स्ट पीसीटी पर अटैक करेगा और उसको इंड्यूस करेगा पहले से ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन करके जब ब्लड में गिरेगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। फिर अगला काम क्या करेगा ये, अब जाके काम करेगा स्टूडेंट ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर और उसको स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ मोर एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन आएगा ब्लड में और एल्डोस्टेरोन डीसीटीओ कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और Na+ का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इन दोनों से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और जीएफआर इंक्रीज हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए, जीएफआर इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले किडनी से रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिन बनाया, एंजियोटेंसिन ने फिर एल्डोस्टेरोन को बुलाया और इन तीनों ने जीएफआर का रेगुलेशन करा। सो फॉर जीएफआर रेगुलेशन फर्स्ट रेनिन, देन एंजियोटेंसिन, देन एल्डोस्टेरोन स्टूडेंट। यानी अगर बात करें तो दिस वन स्टूडेंट, या दिस इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हुआ सब टॉपिक जो जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए आया। तो when your blood pressure and blood volume fall, then GFR fall. A fall in GFR can activate GG cells to release renin, and now renin for regulation of GFR start RAS mechanism student। हमारे लीवर से एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और वो ब्लड में डाल दिया जाता है, उसको एक्टिवेट सिर्फ रेनिन करता है। रेनिन स्टूडेंट दिस वन, और रेनिन उसको एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट स्टूडेंट, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में। अब एंजियोटेंसिन सेकंड आ गया और वो जीएफआर का रेगुलेशन करने का काम करता है। इसके लिए एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड पीसीटी पे काम करता है और वाटर और Na+ का रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करता है।
फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन के लिए, एल्डोस्टेरोन भी आ जाता है ब्लड में, और एल्डोस्टेरोन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में Na+ और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, और इन दोनों से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और GFR रेगुलेट हुआ सा। ये एक मैकेनिज्म और हार्मोनल रेगुलेशन। एक और स्टूडेंट इसमें पॉइंट नंबर 3, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड ANF, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पूरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको तैयार कर रहे हैं ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर स्टूडेंट। अब ये फैक्टर कहां से सीक्रेट होगा, क्या काम करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। पहला स्टार्ट तो यही है स्टूडेंट, सीक्रेटेड बाय, तो सीक्रेटेड बाय, दिस इज द वॉल ऑफ स्टूडेंट, वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट स्टूडेंट, एट्रिया ऑफ हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ANF is secreted by, ANF is secreted by the atria of heart student। हार्ट के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल होता है, एट्रिया की वॉल से ANF निकलता है। अब ये सब्सटेंस क्यों निकलता है मैं बताता हूं आपको। जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट बहुत, तो एट्रिया स्ट्रेच होने लगता है, और ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ एट्रिया ANF रिलीज। अब ये क्या करना है, जब आपका ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया स्टूडेंट, तो ऐसी कंडीशन में इसका एक ही मोटो है, ये रास मैकेनिज्म को बंद करवाएगा, क्योंकि रास मैकेनिज्म में ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तब ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट ANF आएगा, और ANF सीधा रास मैकेनिज्म पर अटैक करेगा और किडनी के जेजी सेल्स से रेनिन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। अगर आपको इसके फंक्शन याद करने तो आज के बाद कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एक काम करिए, ANF को रेनिन का जानी दुश्मन मान लीजिए, यानी ठीक अपोजिट इफेक्ट। तो ANF स्टॉप रेनिन सीक्रेशन एंड स्टॉप रास मैकेनिज्म स्टूडेंट। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं तो आप मुझे बोलना, इज इट ट्रू ANF इज अ वैसोडायलेटर? यस, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन दोनों वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ANF वैसोडायलेटर, ANF डिक्रीज GFR, ANF डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। कंफर्म, क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा रास मैकेनिज्म और एंजियोटेंसिन, उसके बारे में जरा बताया। एंजियोटेंसिन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यस। एंजियोटेंसिन इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, नो। एंजियोटेंसिन इंक्रीज GFR, यस। एंजियोटेंसिन इंक्रीज BP, यस। और अगर ANF रेनिन और एंजियोटेंसिन का अपोजिट है, तो ये सारे प्रोसीजर ANF अपोजिट इफेक्ट डालेगा। सो ANF के रिलेटेड बात करें, सीक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ एट्रिया स्टूडेंट ऑफ हार्ट। अगला पॉइंट ANF का स्टूडेंट, इट इनहिबिट्स रेनिन सीक्रेशन एंड स्टॉप रास मैकेनिज्म स्टूडेंट। रास मैकेनिज्म को बंद कर देगा, और ये सब ये तो यानी इट इज वैसोडायलेटर, वैसोडायलेटर, और इट डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर। ये तो किडनी के फंक्शंस पर रेगुलेशन के लिए स्टूडेंट हार्मोन जो पार्टिसिपेट करते हैं वो टॉपिक है, और उसमें ADH पढ़ाया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ाया, और अब ANF पढ़ाया। ANF सीक्रेटेड बाय एट्रिया ऑफ हार्ट, ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, बहता हुआ किडनी में गया, जेजी सेल्स को इनहिबिट करके रेनिन सीक्रेशन को बंद करवा के रास मैकेनिज्म को बंद कराएगा, और ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम करेगा। ये इससे रिलेटेड। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम तैयार, इसके क्वेश्चंस हम लेंगे बाद की क्लास में। चलिए बताइए, अभी तक का टॉपिक क्लियर हुआ? एक और इंपॉर्टेंट, श्योर? हेलो स्टूडेंट्स, तो जो चैप्टर चल रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लियर है वो अभी तक? उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑल इंडिया पीएमटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरिन फॉर्मेशन और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, और ये दोनों आपने तैयार कर लिए होंगे। इस चैप्टर में हमने नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट, उसके बाद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर,
फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन टॉपिक ले ली। ये सब एनसीईआरटी में है और सीक्वेंस में हमने पूरा पढ़ लिया। अब आप एनसीईआरटी निकालो और इन सारे टॉपिक्स में एक एक वर्ड की रीडिंग करो। हो गया क्लियर? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन समझ में आया? जो हार्मोन हमने पार्टिसिपेट करा है वो एडीएच, रेनिन, आप एंजियोटेंसिन भी बोल देंगे उसके, उसी फंक्शन में आएगा, और एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और एक एल्डोस्टेरोन। यानी हमने एडीएच, एल्डोस्टेरोन, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एएनएफ ये वर्ड यूज किए थे और इन सब के इफेक्ट आपको पढ़ा। सब तैयार हो गया होगा मामला। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन चल रहा है आजकल और वही है कि विच मेक्स डाइल्यूट यूरिन। जी स्टूडेंट, विच कंडीशन इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। बढ़िया क्वेश्चन नीट का चल रहा है। इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं भाई। आप मुझे बताते जाओ कौन कौन डाइल्यूट यूरिन बनाएगा। एडीएच है ना डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए? नहीं, नहीं, एडीएच बिल्कुल नहीं। एडीएच यूरिन कंसंट्रेट करेगा, डाइल्यूट यूरिन नहीं। अगला बता, एल्डोस्टेरोन, ये रहा एल्डोस्टेरोन, नहीं। रेनिन, रेनिन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो यूरिन वॉल्यूम कम करेगा, तो डाइल्यूट यूरिन कहां से बना? नहीं। और जो बात रेनिन वही बात एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन नो। नेक्स्ट ऑप्शन बना सकता है वो नीट वाला एएनएफ। एएनएफ डाइल्यूट यूरिन बनाएगा, एएनएफ इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, आपका पढ़ा हुआ है। यस, एएनएफ इंक्रीज। नेक्स्ट ऑप्शन जो यूज करेगा वो कैफीन, यानी कि आई थिंक कॉफी, दिस वन स्टूडेंट। यस, डायूरेटिक सब्सटेंस। एक ऑप्शन और अल्कोहल, यस, डायूरेटिक सब्सटेंस। तो ये वो ऑप्शन इनमें से कोई से बना सकता है, बना ले भाई, जो भी ऑप्शन तेरे को बनाने, हमने सारे याद कर लिया है कौन डाइल्यूट यूरिन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। सो पूरा टॉपिक्स अभी तक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन वाले डन। कुछ भी पूछा जाए आज तैयार हमारे पास। रिवाइज करना है मुझे, रिवाइज करना है बिल्कुल बढ़िया। गर्मियों में एडीएच सीक्रेशन इंक्रीज, ऑस्मोरिसेप्टर लोकेटेड ऑन हाइपोथैलेमस, when blood osmolarity decrease then ADH secretion। बताएं भाई, ब्लड की ऑस्मोलरिटी कम हो गई मतलब ब्लड में वॉल्यूम ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा, तो एडीएच का सिक्रेशन सप्रेस। तैयार, एल्डोस्टेरोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। तो ये पॉइंट। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन करके तो मुझे, एंजियोटेंसिनोजन इज अ सिंथेसाइज्ड बाय किडनी, नो, लीवर। यस, पढ़ा हुआ है भाई, क्वेश्चन करके देना, क्या दिक्कत है। हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़ा एंजियोटेंसिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। हाँ, अगर ये होता एंजियोटेंसिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, हियर इज एक्टिवेटेड, देन आंसर इज किडनी। एक्टिवेटेड बाय किडनी, सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। क्लियर? अच्छा सुनो स्टूडेंट, अगर मैं यहां बोल देता एडीएच, इसको हटा दूं, मान लो मैं एंजियोटेंसिनोजन ये हटाया मान लीजिए, और इसकी जगह मैं लिख दूं एडीएच इज अ सिंथेसाइज्ड बाय, क्या आंसर? हाइपोथैलेमस। अच्छा स्टूडेंट, एडीएच भी हटा दूं और अगर मैं अब इसकी जगह लिखूं एएनएफ, और एएनएफ इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय हार्ट। आप समझ गए ना कितने सारे क्वेश्चन एक ही पॉइंट पे हो गए। एंजियोटेंसिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर,
Angiotensinogen is activated by kidney. ANF is synthesized secreted by heart, atria of heart. ADH is synthesized by hypothalamus. ADH is released by posterior pituitary gland. अच्छा, एंजियोटेंसिन और रेनिन का इफेक्ट एक्टिविटीज पर देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा. एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन किस किस एक्टिविटी पे क्या क्या इफेक्ट करता है, ये आपके सामने एक्टिविटीज लिखी हुई. ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा, बीपी को क्या करेगा, यूरिन वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, Na+ इन ब्लड, GFR और ब्लड ऑस्मोलिटी. किसको इंक्रीज करेगा, किसको डिक्रीज, आप बताएं जरा. बताएं, इस क्वेश्चन को देखें. एंजियोटेंसिन, इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन ऑन फॉलोइंग एक्टिविटीज. जी चलिए स्टार्ट करते हैं. एंजियोटेंसिन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज. एंजियोटेंसिन मीन्स रेनिन, बात ही दोनों के लिए, रेनिन के लिए भी है. वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, सो बीपी इंक्रीज. एंजियोटेंसिन अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा तो यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज. एंजियोटेंसिन ब्लड में Na+ का लेवल इंक्रीज, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन को भेजता है और एल्डोस्टेरॉन ब्लड में Na+ का लेवल इंक्रीज करेगा. सो स्टूडेंट, Na+ लेवल इंक्रीज. एंजियोटेंसिन GFR इंक्रीज करेगा, या क्योंकि वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. एंजियोटेंसिन GFR इंक्रीज. एंजियोटेंसिन ब्लड ऑस्मोलिटी डिक्रीज, क्योंकि स्टूडेंट्स ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ऑस्मोलिटी डिक्रीज. क्लियर हो गया. हमने जो हार्मोन पढ़ा, एक हमने कल वर्ड पढ़ा एल्डोस्टेरॉन. मैंने आपको ये भी बताया था एल्डोस्टेरॉन सीक्रेटेड बाय, तो आपने जवाब दिया था एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड. और एल्डोस्टेरॉन कहाँ काम करेगा, अगर एल्डोस्टेरॉन के बारे में बात की जाए तो सीक्रेटेड बाय स्टूडेंट एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड. और अगर पूछा जाए कहाँ काम करेगा तो जवाब गया DCTN कलेक्टिंग डक्ट. और ये करता क्या है स्टूडेंट, ये Na+ और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. पर Na+ ब्लड में आ जाने पर आयनिक बैलेंस बिगड़ जाएगा. तो टू कंपनसेट इट स्टूडेंट, टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, ये K+ का एक्सक्रीशन करेगा. यानी आज के बाद एल्डोस्टेरॉन तुम क्या काम करोगे, एल्डोस्टेरॉन यूरिन Na+ और वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन और K+ का सीक्रेशन, एक्सक्रीशन, ये स्टिमुलेट करवाता है, ये इसका काम. यानी मैं आपसे कहना चाहूं कि अगर एल्डोस्टेरॉन है तो एल्डोस्टेरॉन ब्लड में Na+ इंक्रीज और यूरिन में K+ इंक्रीज. श्योर. यानी अगर पूछा जाए कि एल्डोस्टेरॉन तुम्हारा फंक्शन, तो एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, इंड्यूस Na+ वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड K+ secretion in a BCT and collecting the ये डन. तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन टॉपिक फिनिश. और बढ़िया याद स्टूडेंट, क्वेश्चंस करे हमने, प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चंस आपको मैं DPP में दे ही दूंगा, आपको बढ़िया तैयार हो गए. क्लियर हुई मेरी बात. अब जरा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. अब इस चैप्टर में एक 2-3 टॉपिक और बचे हैं स्टूडेंट, उनको कवर करते हैं. और उसमें स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ यूरिन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ यूरिन. यूरिन से रिलेटेड बात करते हैं स्टूडेंट. अगर मैं आपसे कहूं यूरिन, तो वॉल्यूम से रिलेटेड बात अगर होगा तो 1 to 1.5 लीटर पर डे इतना यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है. 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो होता है वो एलिमिनेट किया जाता है पर डे. अगर मैं और बात करूं आपसे इसमें यूरिन की, तो देखिएगा इधर यूरिन की अगर मैं पीएच की बात करता हूं स्टूडेंट, तो 6 होती है. अप्रॉक्स एसिडिक पीएच होती है यूरिन की. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएच ऑफ यूरिन इज एसिडिक. वाई? आपने ब्लड से छान के यूरिन बनाया और ब्लड की पीएच 7.4 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन, तो फिर आपने यूरिन एसिडिक कैसे कर दिया?
जी मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार, ड्यू टू सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ H+। याद करिए पीएच मेंटेनेंस, ब्लड में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती तो ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाती, इसलिए H+ को यूरिन में डाल दिया, तो H+ को यूरिन में सीक्रेट किया गया था, याद करो कलेक्टिंग डक्ट ऑफ DCT, और इस कारण उसकी पीएच जो होगी वो एसिडिक होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन, ड्यू टू, नीट के अंदर ही पूछा जा चुका है, ड्यू टू सेलेक्टिव स्टूडेंट सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ H+, ये लीजिए इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बताता हूं जोरदार, यूरिन का जो येलो कलर है, येलो कलर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, और वो जवाब जा रहा है स्टूडेंट, येलो कलर इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। इंपॉर्टेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट, और ये जो पिगमेंट बनता है स्टूडेंट, ये बिलिरुबिन बिलिवर्डिन सब्सटेंस से बनता है, और ये दोनों सब्सटेंस डेड आरबीसी से आते हैं। जी हाँ, हमारी जो आरबीसी मरती है ब्लड में, उसको जब हटाया जाता है स्टूडेंट, तो उससे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनते हैं, और उनसे यूरोक्रोम पिगमेंट बनता है, और वो यूरिन का कलर देता है। तो यूरिन का जो कलर होता है येलो, वो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। श्योर। एक और बात मैं बताता हूँ, यूरिन में स्पेसिफिक स्मेल होती है स्टूडेंट, और जो यूरिन स्टूडेंट एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो यूरिन बाहर निकलने के बाद बॉडी से जो पड़ा हुआ होता है, उसकी जो स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से आती है, और वो अमोनिया इसलिए बनती है स्टूडेंट कि यूरिन जो बाहर आया है उसमें बैक्टीरिया की रिएक्शन होती है, और वो बैक्टीरिया यूरिन में यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे गवर्नमेंट टॉयलेट्स या कहीं भी यूरिन जो पड़ा हुआ है, तो उसकी जो स्मेल आ रही है, इट इज ड्यू टू अमोनिया। एक और बात आपको इंपॉर्टेंट देता हूं स्टूडेंट, शानदार लाइन, कि पर डे 25 to 30 ग्राम स्टूडेंट यूरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25 to 30 ग्राम यूरिया स्टूडेंट इज एक्सक्रीटेड, इज एलिमिनेटेड, इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। तो हमारे यूरिन से लगभग स्टूडेंट अगर बात की जाए तो 25 से 30 ग्राम यूरिया एलिमिनेट होता है स्टूडेंट, 25 से 30 ग्राम यूरिया एलिमिनेट होगा डेली। इतना यूरिया, यानी 100 ml ब्लड में 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया होता है, एक पॉइंट। और हम डेली जो यूरिया बॉडी से निकालते हैं स्टूडेंट एक दिन में, यस, वो 25 से 30 ग्राम है। एनसीईआरटी का है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी। श्योर। अब स्टूडेंट आप मुझे बताएं, क्या नॉर्मल यूरिन के अंदर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मल यूरिन में, तो आप कहोगे नॉर्मल यूरिन स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल यूरिन में या ग्लूकोज, बताएं मुझे, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, या स्टूडेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब एब्सेंट होते नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं सब, ये सब नहीं पाए जाते नॉर्मल यूरिन में। ना आपको ग्लूकोज मिलेगा ना अमीनो एसिड मिलेगा, क्योंकि ये सब एब्जॉर्ब हो गए। और अगर ये यूरिन में प्रेजेंट है तो वो यूरिन नॉर्मल नहीं है, फिर वो कोई ना कोई डिसऑर्डर से रिलेटेड बात हो रही है। ये अगर यूरिन में आते हैं, आइए मैं आपको कुछ कंडीशंस और टर्म्स बताता हूँ स्टूडेंट, या टर्म्स कुछ। फर्स्ट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसूरिया। जी हाँ स्टूडेंट, एक टर्म, डॉक्टर्स जो टर्म्स लिखते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोसूरिया स्टूडेंट? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है स्टूडेंट तो इसे ग्लाइकोसूरिया कंडीशन कही जाती है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नॉन एज द ग्लाइकोसूरिया। आइए एक और टर्म बताता हूं आपको, नेक्स्ट टर्म नंबर नेक्स्ट, कीटोनोयूरिया स्टूडेंट, कीटोनोयूरिया, दिस वन। And what is the meaning of ketonuria student? Presence of ketone bodies in urine। जी, अब ये कीटोन बॉडीज कहां से आती है स्टूडेंट? कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में फैट का इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म होने से बनती है, फैट का इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म होने से, और कीटोन बॉडीज आपके ब्लड में डाल दी जाती है।
स्टूडेंट अगर मैं लंबे समय से खाना नहीं खाऊं, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन है, भूख लग रही है, खाना नहीं खाया, भूख हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी सबसे पहले, हम अगर खाना नहीं खाता, हमारी बॉडी ग्लूकोज से चलती है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन है और सेल ग्लूकोज ले रही है। पर अगर मैं खाना एक टाइम स्किप करूं, शाम को नहीं खाऊं, कल नहीं खाऊं, तो हमारी बॉडी में जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन है, पहले बॉडी उसको काम मिलेगी। यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, उस सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद फिर बॉडी फैट को तोड़ के खाती है। जी स्टूडेंट, तो लंबे समय से खाना नहीं खाने पर फैट को तोड़ा जाएगा, और जब भी फैट को तोड़ेंगे तो कीटोन बॉडीज निकल कर आएगी स्टूडेंट, और कीटोन बॉडीज बॉडी के किसी काम की नहीं होती, इसलिए बॉडी इसे यूरिन के थ्रू निकाल देती है। तो यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज आ रही है तो कीटोन यूरिया कंडीशन है, और वो कब हो रही है, आपने अगर आपकी बॉडी में अगर फैट टूट रहा है तो, और फैट का ब्रेकडाउन होता है स्टूडेंट आज के बाद दो कंडीशन में। वन स्टूडेंट प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, अगर मैं लंबे समय से खाना नहीं खाऊं तो, और सेकंड स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और वह है डायबिटीज के अंदर। आज आपको मैं एक और चीज बताता हूं, डायबिटीज एक वर्ड होता है स्टूडेंट, डायबिटीज, और आपको मैं एक ध्यान से स्टूडेंट, एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं डायबिटीज। अब ये क्या होता है इधर देखिएगा, डायबिटीज दो होती है स्टूडेंट, आपने नाम सुना होगा डायबिटीज। वन इज कॉल्ड द डायबिटीज स्टूडेंट इंसिपिडस, या एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द डायबिटीज मेलाइटस स्टूडेंट। ये वैसे ही आप लोग, हम लोग जो है ना स्टूडेंट, ये जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन लास्ट चैप्टर है ना एनसीईआरटी का, एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे, पर फिर भी डायबिटीज वर्ड बता रहा हूं। डायबिटीज दो होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। और स्टूडेंट ये एडीएच की डेफिशिएंसी से होती है, ड्यू टू हाइपोसीक्रेशन ऑफ एडीएच, ये हमने पढ़ा है। और स्टूडेंट ये इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, जो पैनक्रियास से निकलता है, तो ड्यू टू लो सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होती है। और इसमें यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा है स्टूडेंट, इसमें भी यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा है, बट इसमें यूरिन के साथ ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज आते हैं, यानी ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनोयूरिया आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस स्टूडेंट। इसमें यूरिन में अगर मैं बात करूं आपसे तो आप बोलेंगे ग्लूकोज के बारे में स्टूडेंट, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज स्टूडेंट इसमें नहीं है, और इसमें प्रेजेंट है स्टूडेंट। दोनों में यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा आपको, या यूरिन वॉल्यूम स्टूडेंट वो दोनों में ज्यादा रहेगा, इसमें भी और इसमें भी, बट इसमें यूरिन के साथ ग्लूकोज आएगा, जो स्वीट यूरिन जिसे कहते हैं। तो यानी आज ये एक पॉइंट आपके सामने क्लियर हुआ, थोड़ा सपोर्ट करना स्टूडेंट, समझ में आया नहीं आया? अब देखिएगा इधर, यानी स्टार्ट, इधर देखना, यानी मैं आपसे एक लाइन लिख के दे रहा हूं कि ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनोयूरिया आर characteristics of diabetes mellitus। ये लीजिए स्टूडेंट, ये दोनों की दोनों डायबिटीज मेलाइटस के कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट लाइन, और अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। तो यूरिन में नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज नहीं होता, कीटोन बॉडीज नहीं होती, प्रोटीन अमीनो एसिड नहीं होता, ब्लड आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होता। और अगर ये आ रहा है तो कौन सी टर्म्स यूज होगी? अगर यूरिन में ग्लूकोज आता है तो ग्लाइकोसूरिया, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज आती है तो कीटोनोयूरिया। और इन दोनों का आने का मतलब होता है कि इस पर्सन के अंदर स्टूडेंट डायबिटीज मेलाइटस नाम की डिजीज हो गई है। डायबिटीज दो होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस एडीएच की कमी से होता है, इसमें यूरिन का वॉल्यूम तो बढ़ता है बट उसमें ग्लूकोज नहीं आता। और डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होती है, इसमें यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है, इस आदमी को प्यास भी ज्यादा लगती है, बट लेकिन स्टूडेंट इस आदमी के अंदर ग्लूकोज भी आता है और कीटोन बॉडीज भी आता है। उसके बाद हम अगली टर्म्स पर जा रहे हैं स्टूडेंट, टर्म नंबर नेक्स्ट, और वो है दिस वन, हेमेटोयूरिया स्टूडेंट। एक टर्म और वो हेमेटोयूरिया टर्म्स क्या कह रही है, जरा इधर देखना, इज इक्वल टू, और वो हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ब्लड, जी स्टूडेंट, आरबीसी इन यूरिन। यूरिन में अगर ब्लड आ जाए स्टूडेंट, यूरिन के साथ खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसे कहते हैं हेमेटोयूरिया।
यूरिन में खून का आना, आरबीसी का आना। श्योर, ये एक टर्म और स्टूडेंट समझ में आ रहा है कुछ? तैयार? आइए और देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म्स। यस, और अब अगली टर्म स्टूडेंट 3 के बाद नंबर 4, और वो है एल्बुमिनोयूरिया। एल्बुमिनोयूरिया एक और टर्म स्टूडेंट, और इस टर्म का क्या मीनिंग है? प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन इन यूरिन। स्टूडेंट हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन है हमारे ब्लड में, और ये प्रोटीन कभी भी नहीं छनते। मैंने आपको पढ़ाया था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में, और उसके रीजन साइज है। लेकिन अगर स्लिट पोर यानी अगर ग्लोमेरुलस में इंफेक्शन हो जाए और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाए स्टूडेंट, इसका मतलब मैल्पिजन कॉर्पस्कल्स यानी डैमेज हुआ है। तब ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एल्बुमिन नाम के प्रोटीन को फिल्टर कर देती है, और यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन आने का मतलब कंडीशन एल्बुमिनोयूरिया कहलाएगा। और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके ग्लोमेरुलस में इंफेक्शन हो गया है जी। तो प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिनोयूरिया। उसके बाद स्टूडेंट टर्म नेक्स्ट या पॉलीयूरिया कंडीशन। और पॉलीयूरिया का मतलब होता है स्टूडेंट यूरिन वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसे कहते हैं पॉलीयूरिया कंडीशन। यूरिन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाना। एक टर्म और बताता हूं स्टूडेंट, यूरेमिया, दिस वन। और यूरेमिया का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड। इस आदमी के ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, इसका मतलब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही। हमने क्लास में पढ़ा था, इफ लीवर नॉट वर्क प्रॉपरली देन अमोनिया इंक्रीजेस इन ब्लड, इफ किडनी नॉट वर्क प्रॉपरली देन यूरिया इंक्रीजेस इन ब्लड। यानी अब इस पहले तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड, इसे कहते हैं स्टूडेंट यूरेमिया। यानी इस आदमी में, यूरेमिया के पेशेंट में स्टूडेंट किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, और ऐसी कंडीशन में उसके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, तो यूरेमिया कंडीशन हो जाएगी। ये कुछ टर्म्स हैं। अगर यूरिन में ग्लूकोज आता है तो ग्लाइकोसूरिया स्टूडेंट, और यूरिन में कीटोन बॉडीज आए तो कीटोनोयूरिया। श्योर। और अगर स्टूडेंट यूरिन में ब्लड आए तो हिमेचोयूरिया, और अगर यूरिन के अंदर स्टूडेंट प्रोटीन आए तो एल्बुमिनोयूरिया, और अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करे तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड यूरेमिया। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये कुछ टर्म्स क्लियर? ये हमारे पास। आइए मैं आपको एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, यहां पर टर्म्स, एंड दिस इज कॉल्ड द glomerulonephritis. This one, glomerulonephritis, and this is called the student, एक और नाम इसका ब्राइट्स डिजीज भी बोलते हैं इसको, ब्राइट्स डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये किडनी का एक डिसऑर्डर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टूडेंट? ग्लोमेरुलस में इंफेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन आ गई है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इसी डिजीज के अंदर ये स्लिट पोर बड़े हो जाने से एल्बुमिनोयूरिया होता है स्टूडेंट। तो इन्फ्लामेशन in glomerulus due to bacterial infection, this is called glomerulonephritis. Inflammation in glomerulus due to bacterial infection is known as student glomerulonephritis. ये एक और डिसऑर्डर टर्म। एक और बात करते हैं स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा इधर, एक वर्ड और बताता हूं स्टूडेंट आपको, रीनल कैलकुली या रीनल कैलकुली स्टूडेंट।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द किडनी स्टोन। जनरली इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्टोन, किडनी स्टोन। श्योर? अब मेरी बात को सुनना, वाई रीनल कैलकुली, किडनी स्टोन क्यों? तो जरा इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, जनरली किडनी आपके मोनोवेलेंट आयंस जैसे Na+, K+, ये जो होते हैं इनके सॉल्ट्स को निकालती है। हमारे डाईवेलेंट आयन के जो सॉल्ट्स होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम के, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, इन सबको एलिमिनेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। जी हाँ, कोलोन से, हमारे एक्सक्रीटा के थ्रू निकलते हैं। ये डाईवेलेंट आयन के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आपके एक्सक्रीटा से निकलते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर किडनी में डाईवेलेंट आयन के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आएंगे तो उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है और क्रिस्टल्स की फॉर्म में वहां एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर फंस जाते हैं किडनी में, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टोन, किडनी स्टोन। तो वाकई में वो स्टोन किस चीज के हैं? वो डाईवेलेंट आयन यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज्यादा, कैल्शियम फॉस्फेट, इनके सॉल्ट्स होते हैं और वो किडनी में, तो उनके एक्यूमुलेशन से होती है पथरी। सामान्य लैंग्वेज में जो बोलते हैं पथरी हो गई है यार, किडनी स्टोन, रीनल कैलकुली स्टूडेंट। सो आज के बाद अगर मीनिंग पूछा जाए कि व्हाट इज रीनल कैलकुली, तो जवाब ये रहा स्टूडेंट, एक्यूमुलेशन बोला जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ, जी स्टूडेंट, क्रिस्टल्स ऑफ insoluble salts of calcium, मैग्नीशियम। जी स्टूडेंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के insoluble salts के क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेशन से रीनल कैलकुली स्टोन। यह है साहब एक और बात, तो किडनी स्टोन और रीनल कैलकुली, इससे रिलेटेड पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन करा। यही बात समझ में, मुझे लग रहा पूरा क्लियर है कौन सा पॉइंट किस में क्या। तो ये डिसऑर्डर से रिलेटेड वर्ड आज एक्सप्लेन हुए। क्लियर? कंपोजिशन ऑफ यूरिन और ये सारा तैयार करवाया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास टॉपिक कंपोजिशन ऑफ यूरिन भी हो गया और काउंटर करंट मैकेनिज्म भी हो गया।